नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बोधिसत्व पीसीएस में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमरिंदर तिवारी। मुझे आशा है आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन में दिलो जान से लगे होंगे, जो कि आपका मूल कर्तव्य है। 17वीं बीपीएससी की तरफ, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन की तरफ हम डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। इधर यू आर टॉकिंग अबाउट मेंस एग्जामिनेशन, तो एक एक दिन हम आगे इसके तरफ बढ़ते जा रहे हैं माय डियर फ्रेंड। आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का इस दौरान एनालिसिस किया होगा तो आपको ये बात पता होगी कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण और बिहार बजट अपने आप में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तीनों स्टेप में। इधर यू आर टॉकिंग अबाउट प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन या मेंस एग्जामिनेशन या इंटरव्यू में, यहां से प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। प्री में जहां यहां से सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं, मेंस एग्जामिनेशन में फॉर्डर का काम करता है। और फॉर आपके जानकारी के लिए, नॉलेज के लिए, इंटरव्यू में भी आपसे बहुत सारे आंकड़े पूछे जा सकते हैं। तो इस आज के इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे बिहार आर्थिक सर्वेक्षण। एक्चुअली चर्चा नहीं करेंगे, प्रीवियस वीडियो में हमने काफी ज्यादा चर्चा कर लिया था। डिटेल एक्सप्लेनेशन देखने के लिए नीचे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रीवियस लेक्चर का लिंक दिया गया है, आप उसे जरूर देख लेना। इस पूरे वीडियो लेक्चर में जो भी आप आधे घंटे 35 मिनट का समय मेरे साथ व्यतीत करने वाले हो, इसमें आर्थिक सर्वेक्षण 2024 का रिवीजन करेंगे थ्रू एमसीक्यू माय डियर फ्रेंड। एंड दिस वीडियो लेक्चर इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट फॉर 70 बीपीएससी प्री एज वेल एज फॉर मेंस एग्जामिनेशन, is also important for बीपीएससी टीचर एग्जामिनेशन, बीएसएससी, बिहार एसआई और बिहार गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम्स होते हैं ना, सबके लिए इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों। तो वॉच दिस वीडियो लेक्चर फ्रॉम बिगिनिंग टू द लास्ट एंड इफ यू आर न्यू एट माय चैनल देन सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द नोटिफिकेशन। चलिए एक एक करके हम देखते जाते हैं कि इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है कितना अप टू मार्क है। हमारी डियर फ्रेंड, पहला प्रश्न है, हाल ही में जारी बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? देखिए, आपको बताना है राज्य की प्रति व्यक्ति आय। अमूमन यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रीवियस एग्जामिनेशन में भी पूछे जा चुके हैं। आपके ये ऑप्शंस है, इसका जो सही उत्तर होगा यह 59,637 रुपये होगा माय डियर फ्रेंड। और देखिए, आप जो सोच रहे हो ना कि चलो लेट लेट के देख लेते हैं, लेथार्जिक होकर देख लेते हैं, तो ये काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एकदम फुल कॉन्शियस में आ जाइए, टेबल चेयर पे बैठ जाइए या पालथी मार के बैठ जाइए, अन्य सारी आजू बाजू का गेम खेलना छोड़ के और पूरा कंसंट्रेट कीजिए 40 से 45 मिनट, जो भी समय, मतलब ये मुझे पता नहीं है, अभी तो पहला प्रश्न हम डील कर रहे हैं। जो भी आपका समय व्यतीत होगा, इससे काफी ज्यादा आपके प्रिपरेशन में वैल्यू एडिशन होने वाला है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो हाल ही में जारी बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य की प्रति व्यक्ति आय की बात पूछी जा रही है। ठीक है, तो ये कितना होगा? 59,637 रुपये। और यहां पे रिमाइंडर है, आपको रुकना है। रुकना किस लिए है? आप तो कह रहे होगे सर मौद्रिक आय हो गई बात, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहां पे एक ओरिएंटेशन है गलत होने का। गलत होने का क्या ओरिएंटेशन है? यहां पे हमेशा ध्यान में रखा जाए कि नॉर्मल पूछ रहा है कि प्रति व्यक्ति आय कितनी है, नॉर्मल प्रति व्यक्ति आय पूछ रहा है, दैट मींस मौद्रिक आय कितनी है, करंट प्राइस पे, मार्केट वैल्यू पे प्रति व्यक्ति आय कितनी है, या वास्तविक आय पूछ रहा है। तो करंट प्राइस पे, मार्केट वैल्यू पे दूसरा होता है, जो कि हमने 59,637 रुपये आपको बताया। लेकिन जब वास्तविक आय पूछेगा ना माय डियर फ्रेंड, तो उसमें से इन्फ्लेशन को, जिसका नाम है हिंदी में मुद्रास्फीति कहते हैं, उसको घटा लिया जाता है, तो आपकी प्रति व्यक्ति वास्तविक आय प्राप्त होती है। तो हमेशा ध्यान में रखना मेरे छोटकू भाइयों बहनों, अमूमन गलतियां हो जाती हैं, बच्चे बाद में रोते आते हैं, अरे भैया, अरे सर हम गलत कर दिए, हमको पता है, हम पढ़े ही नहीं, हम पढ़े भी थे लेकिन इस पर ध्यान ही नहीं गया। तो ये ध्यान प्रीवियसली, मतलब जो भी आप टेस्ट दे रहे हो बिफोर एग्जामिनेशन, हमेशा कंसंट्रेट करके दो। ठीक है, और हमारा टेस्ट जो है, एक एक प्रश्न पे मैं काफी ज्यादा मेहनत करता हूं, बच्चों को छकाने की, दांव पे सिखाने की कोशिश करता हूं। तो इफ यू वांट टू ज्वाइन अवर टेस्ट प्रोग्राम फॉर 70 बीपीएससी प्री एज वेल एज फॉर मेंस एग्जामिनेशन, तो ये हमारा नंबर है 97-170-58-805। इस पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके हमसे जुड़ के आप अपने प्रिपरेशन का पेस और स्टैंडर्ड दोनों मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। नहीं, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय देख लेते हैं। देखो, वास्तविक आय जो है ना, ये 35,119 रुपये के बराबर है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो मौद्रिक आय दूसरी हो गई, वास्तविक आय दूसरी हो गई। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? स्टेटमेंट जो गलत है ना, उसको फाइंड आउट करना है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो जो ये कीवर्ड्स होते हैं ना, ये भी आपको काफी ज्यादा कंफ्यूज कर देते हैं। आप प्रीजुडाइसेस होते हो, पूर्वाग्रहित होते हो कि हमेशा पूछा जाता है कौन सा सही ऑप्शन है, लेकिन ये भी पूछ सकता है कौन सा सही नहीं है, कौन सा गलत है, कौन सा गलत नहीं है। ठीक है, तो हमेशा इन बातों को ध्यान में रखना। मेरा वीडियो लेक्चर बनाने का यही उद्देश्य था, साथ में आपका रिवीजन तो हो ही रहा है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024, और जो दांव पेच होते हैं, बीपीएससी गेम खेलता है, उस गेम को भी समझाना मेरा उद्देश्य है।
ये जानकारी प्रोवाइड करने के साथ साथ माय डियर फ्रेंड इसमें पूछ रहा है प्रति व्यक्ति वास्तविक आय हमेशा मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय से कम होती है, ठीक है, जो कि हमने प्रीवियसली क्वेश्चन में देखा। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया। राज्य का जीएसडीपी 7.5 लाख करोड़ रुपए के बराबर है, यह भी सही है। राज्य का विकास दर 2023-24 में 15.5% रहा और अंतवा मतलब चौथा नंबर ऑप्शन है स्थिर मूल्य पर राज्य का जीएसडीपी 4.4 लाख करोड़ रुपए के बराबर है। तो देखो ये तीनों स्टेटमेंट ए, बी और डी सही हैं, लेकिन राज्य का जो विकास दर रहा है ना 2023-24 में ये 10% के बराबर रहा है लगभग, ना कि 15.5% के, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत है, सही आंसर विल बी सी माय डियर फ्रेंड। चलते, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन मैं कर ही दिया हूं पहले ही while discussing about the question कि 2023-24 में राज्य की वृद्धि दर जो ग्रोथ रेट रही है ना वो 10% के बराबर रही है माय डियर फ्रेंड। अगला प्रश्न है निम्न कथनों को ध्यान से पढ़ें। आपके ऑप्शंस हैं बिहार में पिछले एक दशक में बिजली की उपलब्धता में 145% की वृद्धि दर्ज करी गई है। दूसरा आपका स्टेटमेंट है 2021-22 में राज्य की प्रति व्यक्ति बिजली खपत 329 प्रति किलोवाट हो गई है। इसमें से सही को पहचानना है। फाइंड आउट द राइट ऑप्शन ऑफ द गिवन कोड। पहला है कि दोनों कथन गलत हैं, दूसरा पहला गलत दूसरा सही है, तीसरा दोनों सही है और डी दूसरा सही पहला गलत है। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ध्यान में रखना, ठीक है। यहां पे फिर से मैं आपको रोकना चाहूंगा मेरे छोटे भाइयों एवं बहनों। देखो होता क्या है कि हम कंसीडर करते हैं कि वी आर जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर बीपीएससी प्री एग्जामिनेशन, बट हमेशा जो आंकड़े याद रखते हो ना ये मेंस एग्जामिनेशन के लिए भी आप याद रखो, सबकॉन्शियस माइंड में फीड करो। यू आर गोइंग टू यूज दिस आंकड़ा इन मेंस आंसर राइटिंग फॉर 70 बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी ये फीड होगा कि मैं मेंस लिखने जा रहा हूं और यही आंकड़े होते हैं जो आप फॉर्डर के रूप में यूज करते हो और आप अपने आंसर राइटिंग को डायनेमिक बना के रखते हो। माय डियर फ्रेंड बने रहिएगा एकदम उत्साह के साथ, उत्साह डाउन नहीं करना है क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सेक्शन होने वाला है और बीपीएससी 70 बीपीएससी प्री में यहां से अमूमन प्रश्न पूछे जाएंगे माय डियर फ्रेंड, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं एक आंकड़ा और भी है, इससे संबंधित कुछ आंकड़े हैं, ध्यान में रखना आवश्यक है। एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ पिछले एक दशक में बिजली की उपलब्धता में 145.5% की वृद्धि हुई है। यहाँ पे एक और बात मैं बताना चाहूंगा, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि पॉइंट है तना और पॉइंट है तना 145.5678 ऐसे याद करते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल के तरीके से बता रहा हूं मैं आपको, लेकिन आपको राउंड फिगर याद रखना है और आसपास मतलब अपना जो फोटोजेनिक मेमोरी है ना उसको आप याद कर लेना आसपास में कि हाँ ये जो है इतना इससे पूछा गया है। तो ये चीजें जब राउंड फिगर में याद रहता है तो उसके आसपास का आंकड़ा भी आपको पता चल ही जाता है। वर्ष 2011-12 में बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली खपत मात्र 124 यूनिट थी, 2021-22 में बढ़कर 329 यूनिट हो गई है। यदि इसरो की बात करें तो इसरो की तरफ से ली गई तस्वीर के अनुसार बिहार में रात्रिकालीन प्रकाश में 474% की वृद्धि दर्ज करी गई है और ये जो राष्ट्रीय आंकड़ा है ना उससे काफी ज्यादा है। तो आप सोचोगे कि राष्ट्रीय आंकड़ा कितना है, तो आपका राष्ट्रीय औसत मात्र यह 43% के बराबर है माय डियर फ्रेंड। अगला प्रश्न है राज्य में बिजली खपत के मामले में दूसरे स्थान पर कौन सा जिला है। ऑप्शन से आपके पटना, गया, मुजफ्फरपुर और शिवहर। देखिए दूसरे स्थान पे कान नाक जो है सीधा ना पकड़ के ऐसे घुमा के पकड़वाने की कोशिश करी जा रही है। अमूमन याद करते हैं बच्चे की पहला याद कर ली, अंतिमवा वाला याद कर लेंगे, बिचवा में से कौन पूछता है, तो लो भैया पूछा गया है गया होगा, ठीक है। सही उत्तर विल बी गया, राइट आंसर विल बी गया, ठीक है। देखो इसमें बताया गया है, एक्सप्लेनेशन देख लो, इंपॉर्टेंट है कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार के शहरी क्षेत्रों में 23 से 24 घंटे अमूमन बिजली मिलती है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में 21 से 22 घंटे बिजली की आपूर्ति हो रही है। 2018-19 में राज्य में 2680 करोड़ यूनिट बिजली टोटल खपत हुई है। बिजली खपत के लिहाज से यदि देखें तो पटना जो है टॉप पे है, दूसरे स्थान पे, दूसरे पायदान पे गया है और तीसरे स्थान पे मुजफ्फरपुर है माय डियर फ्रेंड। यदि अंतिम तीन डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो अंतिम पायदान पे शिवहर है, उसके ऊपर शेखपुरा है, उसके ऊपर अरवल है और उसके ऊपर शेखपुरा है, ठीक है। शिवहर, अरवल, अलवर और शेखपुरा, ठीक है। इसके बाद ये आंकड़ा काफी इंपॉर्टेंट है, शेखपुरा, कैमूर और नवादा में बिजली खपत में सबसे तेज वृद्धि दर्ज करी गई है। ध्यान में रखना, यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं माय डियर फ्रेंड, ठीक है। राज्य का सबसे गरीब जिला कौन सा है। पटना, अररिया, बेगूसराय और शिवहर। अमूमन आई होप कि आप सबको पता होगा
इसका सही उत्तर होगा शिवहर। शिवहर सबसे गरीब जिला है। यदि सबसे अमीर जिले की बात करें तो पटना है, सबसे गरीब शिवहर है। अमीरी में दूसरे स्थान पे बात करें तो बेगूसराय और तीसरे स्थान पे मुंगेर है। यदि गरीबी के मामले में देखें तो दूसरे स्थान पर अररिया और तीसरे स्थान पर सीतामढ़ी है माय डियर फ्रेंड। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन को पहचानना है। 2022-23 में राज्य की अर्थव्यवस्था में सकल मूल्यवर्धन में तृतीय क्षेत्र का योगदान, जो टर्शियरी सेक्टर है ना, उसका योगदान कितना है? तो 60% इसमें बता रहा है। 2022-23 में राज्य के फिर सकल मूल्यवर्धन में द्वितीय क्षेत्र का 20% और प्राथमिक क्षेत्र का 20% है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा गलत फाइंड आउट करना है? तो उपरोक्त मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये तीनों सही है, कोई गलत नहीं है। तो उपरोक्त सभी में से यहां पे होना चाहिए, कोई गलत नहीं है। ठीक है, कोई गलत नहीं है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो ये होगा आपका सही उत्तर। मतलब तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या हैं? सही हैं। ठीक है, सकल मूल्यवर्धन तृतीय क्षेत्र का योगदान 60%, ध्यान में रखना, पूछा जाता है। ठीक है, और प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र का योगदान जो है 20% के बराबर है माय डियर फ्रेंड। राज्य में मुद्रास्फीति सितंबर 2022 से सितंबर 2023 के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी रही है? आप सबको पता होगा, और इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम माय डियर फ्रेंड। यहां से यदि अर्थव्यवस्था के बारे में बात करी जा रही है, इन्फ्लेशन को टारगेट करने की बात करी जा रही है, इन्फ्लेशन को मिटिगेट करने की बात करी जा रही है, वेलफेयर सोसाइटी को, लोगों को इजीली अनाज मिल सके, अपना पेट पालन कर सके, तो इसमें इन्फ्लेशन के आंकड़े यूज होते हैं माय डियर फ्रेंड। ये काफी मतलब सब जानते हैं जो सीरियस तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ध्यान में रखना, राज्य में जो मुद्रास्फीति सितंबर 2022 से सितंबर 2023 के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में रही है ना, वो 5.5% के बराबर रही है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो ध्यान में रखना, सही उत्तर होगा इसका ए। आगे बढ़ते हैं। देखो, मुद्रास्फीति इसमें बताया गया है कि जो ओवरऑल मुद्रास्फीति रही है वो बिहार में वो 5.5% के बराबर रही है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र और ओवरऑल बिहार में दोनों के आंकड़े समान हैं। वहीं शहरी क्षेत्रों की बात करें तो यह आंकड़ा 5.6% के बराबर रहा है। आंकड़े से खेलना आना चाहिए, ऑपरेशनल माइंड अपनी डेवलप करो। जितना ऑपरेशन करोगे, जितना मैथमेटिकल होगे, उतना ही बीपीएससी आपके कदमों में आती जाएगी माय डियर फ्रेंड। ठीक है, अगला प्रश्न है, वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार का राजस्व व्यय पूंजीगत व्यय से अधिक था। राजस्व व्यय पूंजीगत व्यय से अधिक था। दूसरा ऑप्शन है दूसरा स्टेटमेंट है 2022-23 में राज्य सरकार का पूंजीगत व्यय राजस्व व्यय से अधिक था। ठीक है, अब इसमें से सही कथन को पहचानना है। पहला, दूसरा, उपरोक्त में से दोनों में से कोई नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है ना, आप सबको पता होगा, बेसिक टर्म्स है, इट्स अ क्वाइट बेसिक टर्म, स्टैटिक पॉइंट ऑफ इकोनॉमी। तो आपको पता होगा कि जो राजस्व व्यय है हमेशा पूंजीगत व्यय से ज्यादा होता है। ठीक है, कभी कम नहीं होता। सिनारियो में बहुत ज्यादा विकसित वगैरह हो गए, लोगों को कोई सपोर्ट, सरकार के सपोर्ट की आवश्यकता नहीं है, तब जाके ये चीजें बदल सकती हैं। बट अमूमन जो आंकड़ा हम देखते हैं, राजस्व व्यय पूंजीगत व्यय से अधिक होता है। तो इसका सही उत्तर होगा 8 का ए, पहला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 2022-23 में राज्य सरकार के कुल व्यय में राजस्व व्यय 79.3% के बराबर था, जबकि पूंजीगत व्यय 20.7% के बराबर था। ठीक है, आंकड़ा जो मैं कह रहा था ये जस्टिफाई हो गया। आगे बढ़ते हैं। राज्य में कृषि और सहवर्ती क्षेत्रों में सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में औसत योगदान 2018-19 से 2022-23 तक कितना रहा माय डियर फ्रेंड? आपके ऑप्शंस हैं 30%, 29%, 20% और 40%। अमूमन क्वेश्चन पूछा जाता है, लगभग 20% के बराबर रहा है, 9वां नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्य के कृषि और सहवर्ती क्षेत्रों में यदि बात करें तो सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में औसत योगदान 20%। इसी अवधि में सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में यदि फसल क्षेत्र का देखें तो 9.9%, और पशुधन 6.6%, मत्स्य खेत और जल कृषि 1.8%, तथा वानिकी एवं काष्ठ निर्माण का 1.6% का योगदान रहा है माय डियर फ्रेंड। ये सेक्टर वाइज योगदान है। कृषि और एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का 20% है, और उसके अंदर जो भी सेगमेंट है इनका ये आंकड़ा दिया हुआ है, याद रख लेना। इसका पीडीएफ भी मैं शेयर कर दूंगा नीचे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हमारा टेलीग्राम
लिंक दिया गया है उसे आप जरूर ज्वाइन कर लेना माय डियर फ्रेंड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़ें माय डियर फ्रेंड। अब ये समय आ गया है अपनी तंद्रा को भंग करने का, अपने आलस्य को लात से मार के अपने रूम से बाहर निकालने का, अपने जीवन से बाहर निकालने का परिश्रम का समय है। देखो, शांति काल में आप जितना पसीना बहाओगे, युद्ध काल में उतना ही आपको कम खून बहाना पड़ता है माय डियर फ्रेंड। तो अभ्यास जरूरी है, निरंतर अभ्यास कीजिए। 6 से 7 घंटे एक्टिव लर्निंग काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मनन कीजिए 2-3 घंटे और बाकी का लाइफ एंजॉय कीजिए माय डियर फ्रेंड। पढ़ाई को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, खेल खेल में चीजों को सीखना है, ऑपरेशनल माइंड डेवलप करना है और सोसाइटी को ऑब्जर्व करना है। यही आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगी और बीपीएससी आपके लिए इजी हो जाएगा। कह रहा है कि राज्य में 2021-22 में शुद्ध बुआई क्षेत्र 50.7 लाख हेक्टेयर था। राज्य में शुद्ध बुआई क्षेत्र राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 54.2% के बराबर था। सही कथन को पहचानना है तो मैं बताना चाहूंगा कि ये दोनों कथन जो है सही हैं, तो सही उत्तर जो है आपका सी होगा। ठीक है, 10 का सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें एक एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि 2021-22 में शुद्ध बुआई क्षेत्र 50.7 लाख हेक्टेयर था। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 54.2%। काफी इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर से संबंधित कुछ भी आ रहा है तो मेंस में भी इसका आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो, लिख सकते हो। अगला प्रश्न, 11 नंबर प्रश्न, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 2022-23 में राज्य में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना रहा? काफी इंपॉर्टेंट है। आपके ऑप्शन है 20,000 टन, 19,736,000 टन और 25,668,000 टन, 25,000 टन। तो इसका सही उत्तर होगा आपका बी, 19,736,000 टन 11 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, वर्ष 2019-20 से 2023-24 के बीच राज्य औद्योगिक विकास के लिए निवेश के डैश प्रस्ताव प्राप्त हुए माय डियर फ्रेंड? कितने प्रस्ताव इन्वेस्टमेंट के लिए प्राप्त हुए? 2000, 1950, 1934, 5360। तो राइट आंसर विल बी आपका सी, 1934 के लगभग निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं राज्य में माय डियर फ्रेंड। अगला प्रश्न, इसमें एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 2019-20 से 2023-24 के बीच राज्य औद्योगिक विकास के लिए निवेश के 1934 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और कुल प्रस्तावित रकम जो है ये लगभग 53,600 करोड़ रुपए के बराबर है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। राज्य सरकार ने हाल ही में कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी नीति जारी की है? सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2023, नीति 2024, नीति 2025 और नीति प्रौद्योगिकी नीति 2026। तो सही उत्तर होगा आपका सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2024। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अब देख लेते हैं इसमें इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। राज्य सरकार ने अपनी सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2024 में सूचना प्रौद्योगिकी सक्षमित सेवा, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण तथा सहायक उद्योगों के क्षेत्र में निवेश को उत्साहित करने और बिहार को उसका पसंदीदा गंतव्य बनाने के लिए अनेक प्रावधान किए हैं। तो ये बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द मेन विशेषता ऑफ सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2024। नीति के तहत क्या मिलेगा? पूंजीगत सब्सिडी मिलेगी, लीज किराया सब्सिडी मिलेगी, विद्युत टैरिफ सब्सिडी और रोजगार सृजन सब्सिडी जैसे अनेक प्रभावी प्रदान किए गए हैं माय डियर फ्रेंड। अभी तक आप मेरे वीडियो लेक्चर में बने हुए हो तो आई होप दैट यू आर क्वाइट सीरियस एस्पिरेंट फॉर 70 बीपीएससी एग्जामिनेशन, ओवरऑल एग्जामिनेशन एंड यू वांट टू डेमोलिश दिस डेमन। तो एकदम से शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बेल आइकन को दबा देना ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और हम भी मोटिवेट होते रहे माय डियर फ्रेंड। राज्य सरकार की नई पर्यटन नीति लागू की गई है। आपके ऑप्शन है, राज्य सरकार ने जो अपनी नई पर्यटन नीति, पर्यटन को प्रमोट करने के लिए कौन कौन सी नीति कितने वर्षों के लिए नीति लागू करी है? 2024 से 29 के लिए, 22 से 27 के लिए, 23 से 28 के लिए, 25 से 30 के लिए। इसका सही ऑप्शन होगा आपका सी, 23 से 28 के लिए माय डियर फ्रेंड। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो नई नीति है पर्यटन नीति 2023-28 को लागू करी गई है, इससे विश्व स्तरीय और संरचना के निर्माण, पर्यटन और आतिथ्य में विशेषता वाली कुशल कार्य शक्ति तैयार करने को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ तहत पर्यटकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और थीम आधारित पर्यटन गंतव्यों का भी विकास होगा। माय डियर फ्रेंड, देखो मैं हमेशा कहता हूं ना कि अपने जैसे मान लीजिए कि आप प्रशासक हो और पर्यटन को प्रमोट करने के लिए नीति आपको डेवलप करनी है तो कौन कौन सी उसमें विशेषताएं उसमें डालोगे? आप कहीं जाते हो घूमने के लिए तो वहां पे मैनूवर करने के लिए आपको बढ़िया से यातायात का साधन मिल जाए,
फ्रेंडली इन्वायरमेंट हो, बढ़िया से जानकारी मिल जाए कि मुझे यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, ऐसे देखना है, ऐसे देखना है। मान लीजिए आप बहुत सर्किट घूमना चाहते हो, अब बुद्धिज्म के बारे में सारा कुछ जानना चाहते हो, तो क्यों ना उसका एक कॉरिडोर डेवलप हो जहाँ पे केवल बुद्धिस्ट सर्किल से संबंधित, बुद्ध के जीवन से संबंधित, उनके जो भी फिलॉसफीज रही हैं उनसे संबंधित सारी जानकारियां मिल जाए। तो ऐसे ऐसी बातें सोचोगे और वही चीजें तो लिखी गई है नई पर्यटन नीति 2023-28 में माय डियर फ्रेंड। तो हमेशा अपने आप को एज अ प्रशासक देखो कि आप रहते तो क्या क्या यहाँ पे नीतियों में क्या क्या एड ऑन करते, वही नीति, और जो आप सोचोगे ना वही यहाँ पे देखने को मिलेगा माय डियर फ्रेंड। मार्केट में कोई नहीं बताता, इट्स क्वाइट सिंपल, ठीक है। यदि आपको दिया जाए बजट बनाना, तो बजट अपने घर का कैसे बनाओगे कि देखो ये जो बबली है ये पढ़ने में काफी कमजोर है, तो इसके एजुकेशन पे इतना रुपया खर्चा करना है। कहने का मतलब बबली इंडिकेशन है वुमेन इंपावरमेंट का। वुमेन इंपावरमेंट के लिए मान लो 100 रुपया आपका बजट है, तो आप 25 रुपया खर्चा करना चाहते हो बबली के एजुकेशन पे। क्यों? क्योंकि वो पढ़ेगी तभी तो आगे बढ़ेगी। तो आप अपने परिवार में महिला इंपावरमेंट, महिला सशक्तिकरण लागू करना चाहते हो, तो इसी को इंप्लीमेंट कर लो अपने राज्य पे, ठीक है। तो बात वही होती है, ठीक है। तो हमेशा एक प्रशासक के तरीके से अपने आप को सोचो, अपने आप को ट्रीट करो, बी लाइक अ प्रशासक। इफ यू वांट टू बी रियली इन मतलब रियली प्रशासक, तो बी लाइक अ प्रशासक, एक्ट लाइक अ प्रशासक, ठीक है। मतलब भावनाओं को समझो, आगे बढ़िए। सावधिक श्रम शक्ति सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य में श्रम शक्ति सहभागिता दर कुल आबादी का कितना फीसदी था? आपके ऑप्शन है लगभग 41%, लगभग 51%, 48.7% और 60.9% माय डियर फ्रेंड, ठीक है। तो आपके जो सही ऑप्शन हो जाएंगे ये 51% के बराबर, लगभग 50.9% के बराबर था। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सावधिक श्रम शक्ति सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य में श्रम शक्ति सहभागिता दर कुल आबादी का 50.9% के बराबर था, जबकि राज्य में श्रमिक जनसंख्या अनुपात, मतलब टोटल जो जनसंख्या है उसमें कितने लोग श्रमिक हैं उनका जो अनुपात है ये 48.7% के बराबर था। तो दोनों टर्मिनोलॉजी आपके क्रिस्टल एंड क्लियर होने चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सही कथन को पहचानना है। निर्माण, परिवहन, संचार, व्यापार एवं होटल क्षेत्रों का बिहार की अर्थव्यवस्था में संयुक्त रूप से 37% हिस्सेदारी है। आगे बताया गया है कि निर्माण, परिवहन, संचार, व्यापार एवं होटल क्षेत्रों का भारत की अर्थव्यवस्था में संयुक्त रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका हिस्सा कितना है? 27% के बराबर है। तो इसमें से कौन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों सही हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोनों कथन, दोनों स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों सही है माय डियर फ्रेंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देख लो। निर्माण, परिवहन, संचार और व्यापार एवं होटल क्षेत्रों का बिहार की अर्थव्यवस्था में संयुक्त रूप से 37% का योगदान है, जो 2022 और 23 के बनिस्बत 2% की ग्रोथ दिखाता है, जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान मात्र 27% के बराबर है माय डियर फ्रेंड। अगला, पथ घनत्व प्रति व्यक्ति 1000 वर्ग किलोमीटर में बिहार का देश के बड़े राज्यों में कौन सा स्थान है? आप सबको पता है तीसरा स्थान है। अमूमन ये कई बार पूछा भी जा चुका है। कैलेंडर वर्ष 2022 में परिवहन मोटर वाहनों के सर्वाधिक निबंधन के लिहाज से यदि देखें, मतलब नए परिवहन मोटर गाड़ियों का जो निबंधन हुआ, रजिस्ट्रेशन हुआ, उसके मामले में उत्तर प्रदेश सबसे टॉप स्थान पे है, महाराष्ट्र दूसरे, और उसके बाद 1.25 लाख रजिस्ट्रेशन के साथ बिहार तीसरे स्थान पे है माय डियर फ्रेंड, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि गलत कथन को पहचानना है कि कौन सा कथन जो है इसमें से गलत है। आपके ऑप्शन है, पहला जो स्टेटमेंट है उसको देख लेते हैं पहले। ई शासन क्षेत्र में राज्य को मिले पुरस्कार पीएम राष्ट्रीय लोक प्रशासन उत्कृष्टता पुरस्कार, डिजिटल इंडिया पुरस्कार शामिल है। बिहार में प्रति 1000 व्यक्ति 53.6 टेलीफोन उपलब्ध हैं और राज्य के हर तीसरे व्यक्ति को इंटरनेट उपलब्ध है। तो दोनों कथन में से कौन सा कथन गलत है, इसको पहचानना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, दोनों और डी कोई गलत नहीं है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा डी कोई गलत नहीं है, दोनों स्टेटमेंट सही है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लो। आप सबको पता होगा कि ई शासन के क्षेत्र में राज्य सरकार को बहुत सारे उत्कृष्टता के पुरस्कार मिले हैं, जिसमें प्रमुख पुरस्कार हैं डिजिटल इंडिया पुरस्कार, CIS, निहिलेंट ई गवर्नेंस अवार्ड, राष्ट्रीय कौशल विकास नियोजितता और ई शासन पुरस्कार, अश्विन और मेधा सॉफ्ट पोर्टल के लिए SIJ ई शासन पुरस्कार वगैरह 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 बहुत सारे पुरस्कार राज्य सरकार को मिले हैं। बिहार में यदि बात करें तो प्रति 100 व्यक्ति में 53.6 टेलीफोन उपलब्ध हैं और राज्य के हर तीसरे व्यक्ति को इंटरनेट की उपलब्धता है माय डियर फ्रेंड। अगला प्रश्न जो है वह है, निम्न में से
कौन से कथन सही कथन है? राज्य में 2021-22 में प्रति व्यक्ति ऊर्जा 329 किलोवाट प्रति आवर थी। बिहार सरकार जल विद्युत और सौर विद्युत आदि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ रही है और राज्य सरकार द्वारा 2025-26 तक नवीकरणीय स्रोतों से 35% बिजली पाने का लक्ष्य है। तो इसमें से सही कथन कौन से हैं? तो ये उपरोक्त तीनों सही हैं। तो इसका जो 19वां का जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। देखिए, राज्य में 2021-22 में प्रति व्यक्ति ऊर्जा 329 किलोवाट प्रति आवर थी। बिहार लगातार जल विद्युत आदि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ रहा है और 2025-26 तक नवीकरणीय स्रोतों से 35% बिजली पाने का लक्ष्य रखा गया है। तो तीनों स्टेटमेंट आपका सही हो जाता है माय डियर फ्रेंड। यदि निम्न कथनों को ध्यान से पढ़ें, इसमें कह रहा है कि बिहार में जन्मकालीन जीवन संभवता 2010 और 14 के बीच 69.5 वर्ष से 1.4 वर्ष घटकर 2016 और 20 में 68.1 वर्ष हो गई है। उपरोक्त कथन के सही होने या गलत होने की संभाव्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कोड सही है? तो बिल्कुल ये एनालिटिकल प्रश्न है। देखो, इसमें कह रहा है पहला ऑप्शन कि राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के बावजूद राज्य में जीवन संभवता राज्य में पिछले दशक में बढ़ते प्रदूषण के बदौलत कम हुई है। अन्य राज्यों में जहां जीवन संभवता बढ़ी है, बिहार में घटी है। जन्मकालीन जीवन संभवता राज्य में 2010-14 के स्तर से 2016-20 में बढ़ी है, अतः उपरोक्त कथन गलत है। राज्य या केंद्र सरकार चाहे जितना प्रयास कर ले, जन्मकालीन जीवन संभवता कभी नहीं बढ़ती। ठीक है, तो ये वाला तो बिल्कुल गलत है। हमें सही कथन को पहचानना है और प्रदूषण के बदौलत कम हुई है जीवन संभवता, ये गलत है। हालांकि वो किसी राज्य में जैसे कहा जाता है कि दिल्ली में लोग अपने औसत मतलब जो भी उनका नेचुरल आयु है उसे 1-2 वर्ष कम जीते हैं। ओवरऑल यदि भारत की बात करें जीवन संभवता बढ़ने की, तो बढ़ी है ना। किसी पार्टिकुलर जगह पे यदि पॉल्यूशन है तो वहां के लोगों की कम मतलब आयु कम हो सकती है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो बढ़ी है। तो इसका सही उत्तर होगा सी, जन्मकालीन जीवन संभवता राज्य में 2010-14 के स्तर से 2016 और 20 में बढ़ी है माय डियर फ्रेंड। इसका एक्सप्लेनेशन देख लो। 2014-16 में 68.1 वर्ष था, ये 1.4 वर्ष बढ़कर 2016-20 में ये कितना हो गया है? 69.5 वर्ष हो गया है माय डियर फ्रेंड। अब 21 नंबर प्रश्न पे आ जाते हैं। राज्य आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 2019-20 में राज्य में संस्थागत प्रसव पहुंच चुका है कितना? 56.3%, 19.9%, 76.2% और 67.2%। तो इसका सही उत्तर होगा 76.2% के बराबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे दिया गया है संस्थागत प्रसव में 56.3% की वृद्धि हुई है, जो 2005-6 के 19.9% से 2019-20 में 76.2% पहुंच चुकी है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में से गलत कथन को पहचानना है। राज्य में प्राथमिक स्तर पर छीजन दर गिरकर 0 हो गई है। छीजन दर मतलब स्कूल छोड़ने का दर। ठीक है, राज्य में उच्च प्राथमिक स्तर पर छीजन दर 2.77% हो गया है। 2016-17 में 2021-22 के बीच सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के बदौलत महिला विकास पर व्यय लगभग 4% रहा। गलत कथन को पहचानना है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि उपरोक्त में से कोई गलत नहीं है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, 22 का डी हो जाएगा माय डियर फ्रेंड। ठीक है, देखो एक्सप्लेनेशन देख लो। राज्य स्तर पर प्राथमिक स्तर पर छीजन दर गिरकर 0 हो गया है। उच्च प्राथमिक स्तर पर छीजन दर 2.77% के बराबर है। 2016-17 से 2021-22 के बीच सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के बतौर महिला विकास पर व्यय जो है लगभग 4% के बराबर रहा है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, अब आ जाते हैं 23 नंबर प्रश्न पे। आर्थिक सर्वेक्षण 2024 के अनुसार हाल ही में राज्य में शहरीकरण की दर में कितने % की वृद्धि दर्ज करी गई है? आपके ऑप्शन है 11%, 15.5%, 17.1% और डी वाला ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 17.1%। ठीक है, आप नीचे कमेंट करके बताओ। देखो ये वृद्धि दर्ज करी गई है, तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट है, इसमें ग्रोथ रेट कितना हुआ है, ग्रोथ कितना हुआ है, तो 17.1% के बराबर ग्रोथ हुआ है। नीचे कमेंट करके बताओ कि राज्य में वर्तमान में अर्बनाइजेशन का रेट कितना है, कितना परसेंट बिहार जो है अर्बनाइज एरिया हो गया है। निम्न में से किस जिले की 44.3% जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में बस्ती है? आपके ऑप्शन है मुजफ्फरपुर, पटना, शिवहर और सिवान। तो सही उत्तर होगा इसका पटना, माय डियर फ्रेंड। ठीक है, अगला प्रश्न है 2021 में बिहार की कुल आबादी में बच्चों मतलब जिनकी आयु 0 से 18 वर्ष कंसीडर की जाती है कि आबादी का कितना फीसदी हिस्सा है? 44%, 42%, 48% और 50%। सही उत्तर होगा आपका बी। सही उत्तर होगा बी, ये 42% के बराबर आंकड़ा है। मतलब 100 जहां पे लोग हैं वहां पे 0 से 18 वर्ष के 42 बच्चे हैं। ठीक है, ये आपका आंकड़ा हुआ है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लो। 2021 में बिहार की कुल आबादी में बच्चे जो 0 से 18 वर्ष के आबादी का हिस्सा 42% है। वहीं 0 से 6 वर्ष की आयु की बात करें तो ये 16% है कुल आबादी का, राज्य के कुल आबादी का। ठीक है, लेकिन देश में बच्चों की कुल आबादी में बिहार के बच्चों का प्रतिशत देखें तो 12% हिस्सा है। 2016-17 से 2021-22 के बीच बच्चों पर समग्र व्यय 19.5% की वार्षिक दर से बढ़ा है, माय डियर फ्रेंड। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार ने जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत कब की थी? काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। और राज्य सरकार की यह योजना जो है पूरे पैन लेवल इंडिया पे एक्सेप्ट करी गई है। इसका सही उत्तर होगा ए 2019। पहले हरित बजट क्रियान्वयन किया गया और 2019 में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत की। तो बिहार सरकार राज्य जो है वो देश में सबसे पहली ऐसी सरकार है, बिहार सबसे ऐसा पहला राज्य है जो सबसे पहले पूरे देश में बजट का क्रियान्वयन किया, हरित बजट का। और 2019 में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत करी थी। और इस अभियान के तहत 2022-23 में लगभग 288.31 लाख पौधे लगाए गए हैं, माय डियर फ्रेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कोड जलवायु बिहार की जलवायु को सही प्रदर्शित करता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा CWA। कई बार प्रश्न ये पूछा जा चुका है, माय डियर फ्रेंड। ठीक है, ये कोपन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार की जलवायु मुख्य रूप से उपोष्ण कटिबंधीय, मानसूनी, हल्की और शुष्क सर्दियों और गर्मी के अंतर्गत आती है। ठीक है, यदि बात करें राज्य के दक्षिणी पूर्वी हिस्सों की, जैसे जमुई, बांका, मुंगेर, लखीसराय आदि कुछ हिस्सों को छोड़कर भागलपुर, सहरसा, बेगूसराय में भी के कुछ हिस्से राज्य के दक्षिणी पूर्वी भाग का एक चरम सीमा पर स्थित है, जो उष्ण कटिबंधीय, सामान्य, गर्म और मानसूनी शुष्क जलवायु के अंतर्गत आता है, माय डियर फ्रेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बिहार राज्य के लिए जलवायु अनुकूलन और निम्न कार्बन विकास पथ के लिए रणनीति विकसित करने को लेकर किस संस्था के साथ साझेदारी की है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम और उपरोक्त में से किसी के भी साथ नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के तहत ये ऐसे साइन की है। बिहार राज्य के लिए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बिहार राज्य के लिए जलवायु अनुकूलन और निम्न कार्बन विकास पथ के लिए रणनीति विकसित करने के लिए यूएनईपी के साथ साझेदारी की है। ठीक है, और मान लीजिए किसी के साथ साझेदारी करते हैं तो उसका क्या टारगेट है, क्या हासिल करना चाहते हैं? तो लक्ष्य है 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को न्यूनतम संभव सीमा तक, जितने पॉसिबिलिटी हो उतना तक ले जाना। और बिहार जो है देश का पहला राज्य है जो कानपुर IIT के साथ मिलकर देश प्रौद्योगिकी के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में प्रखंड स्तर पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता का अनुश्रवण कर रहा है, माय डियर फ्रेंड। तो ये था पूरा आर्थिक सर्वेक्षण बिहार 2024 का। आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अन्य वीडियो लेक्चर में बिहार के बजट के एनालिसिस के साथ, रिवीजन थ्रू MCQ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।